कहानी शुरू होती है हानुल से, जो एक नदी के पास कुछ गॉब्लिन्स को देखता है पानी पीते हुए। सीधा लड़ने के बजाय वह अपनी स्किल यूज करता है और पोकेबॉल जैसी एक चीज निकालकर अपना गॉब्लिन स्लेव समन करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि उसका थ्रो फेल हो जाता है और बॉल टारगेट तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर जाती है। एक पल के लिए हानुल भी शॉक में, और गॉब्लिन्स भी। फिर अगले ही सेकंड सारे गॉब्लिन्स उसकी तरफ सीधा उस पर हमला कर देते हैं। मजबूरन हानुल को खाली हाथों से लड़ना पड़ता है, लेकिन ज्यादा देर तक वह उनका सामना नहीं कर पाता। जब लगने लगता है कि अब उसका काम तमाम, तभी समनिंग फाइनली एक्टिवेट होती उसका गॉब्लिन स्लेव सामने आ जाता है। हानुल का गॉब्लिन स्लेव बिना रहम के सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। इस जीत के बाद उसका समन्ड गॉब्लिन स्लेव और भी स्ट्रांग हो जाता है, उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। यह गॉब्लिन स्लेव बस उसके पहले समन का नाम था। आगे हानुल को और भी पावरफुल समन्स अनलॉक करने थे और उसके लिए उसे और मॉन्स्टर्स को हराना होगा। लेकिन आज से 7 साल पहले सबको लगता था कि हानुल एक कंप्लीट फेलियर है, एक ऐसा लड़का जिसके पास कभी हंटर बनने का कोई चांस ही नहीं था। हर ग्रेजुएटिंग हंटर के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है अपना हंटर लाइसेंस ऑफिशियली हासिल करना, और हानुल भी इससे अलग नहीं था। हंटर एसोसिएशन स्टेडियम में वह फाइनली स्टेज पर चढ़ता है अपना हाईली अवेटेड हंटर लाइसेंस लेने के लिए। ऑफिशियली अब वह एक ई रैंक हंटर बन चुका था। यहां तक पहुंचने के लिए उसने हद से ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन इस स्ट्रगल का एक फायदा भी हुआ। डंजन्स और मॉन्स्टर्स के थ्योरी नॉलेज में हानुल इतना स्ट्रांग हो गया था कि कई गिफ्टेड अवेकनर्स भी उसके सामने फीके लगते थे। इस मोमेंट में उसे सच में खुद पर गर्व था। आखिरकार उसे एक रियल हंटर बनने का हक मिल रहा था। लेकिन फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोल्ड और एरोगेंट प्रिंसिपल सब बर्बाद कर देता है। बिना किसी रिस्पेक्ट के हानुल का सर्टिफिकेट सबके सामने फाड़ देता है। उसका सीधा कहना था, ई रैंक हंटर प्रैक्टिकली बेकार होते हैं। इतने लो स्टैंडिंग के साथ हानुल कभी एक प्रॉपर ऑफिशियल हंटर की तरह काम नहीं कर सकता। उसका सारा थियोरेटिकल नॉलेज, उसकी सारी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग सीधे शब्दों में बर्बाद हो गई। यह रियलिटी हानुल को अंदर से तोड़ देती है और धीरे धीरे वह हंटर बनने का अपना सपना छोड़ देता है। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गेम खेलना शुरू कर देता है। लेकिन 7 साल बाद भी वह गेम को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि बिना किसी सॉलिड करियर के उसकी जिंदगी बस एमलेस चल रही थी। इस वक्त उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, फुल टाइम वीडियो गेम खेलना। और इसी दौरान वह एक गेम का दीवाना बन जाता है, मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स, या फिर सिंपली MBM। नाम से ही समझ आ जाता है, मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर से हराओ। काउंटलेस स्पीसीज में से प्लेयर्स अपने पावरफुल मॉन्स्टर्स रिक्रूट करते हैं और उन्हीं मॉन्स्टर्स की मदद से एंडलेस हॉस्टाइल वेव्स के खिलाफ अपनी डिफेंस तैयार करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है इस ब्रूटल टावर डिफेंस गेम का, मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स। सुनने में कॉन्सेप्ट काफी सिंपल लगता है। यह गेम सिर्फ नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं मांगता, यह रॉकेट साइंस लेवल प्लानिंग चाहता है। परफेक्ट यूनिट प्लेसमेंट, टाइमिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, और हर मॉन्स्टर की पोटेंशियल को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करना पड़ता है। तुम अपने मॉन्स्टर्स को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रेशन पेनफुली स्लो होती है, और सबसे बुरा हिस्सा अभी बाकी है। अगर तुम्हारा कोई भी यूनिट बैटल में मर गया तो उसके सारे लेवल्स और स्टैट्स पूरी तरह रीसेट हो जाते हैं। कोई रिवाइवल नहीं, कोई रिकवरी नहीं। यहां परमानेंट डेथ सच में रियल है, इन्हीं अनफॉरगिविंग मैकेनिक्स की वजह से। कुछ लोगों के लिए यह गेम बेहद थ्रिलिंग बन जाता है, और बाकी ज्यादातर लोगों के लिए एब्सोल्यूट ट्रैश। प्लेयर्स इस गेम को लेकर लगातार रेज करते रहते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं, वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। और वह आदमी है हानुल। अपनी शार्प क्रिटिकल थिंकिंग और वेटरन इंस्टिंक्ट्स की वजह से हानुल ने इस हेटेड गेम को अपनी लाइवलीहुड बना लिया। वह इसे स्ट्रीम करके डिसेंट लिविंग कमाता है और मॉन्स्टर्स ब्लॉक कम्युनिटी में एक रिस्पेक्टेड हार्डकोर वेटरन बन चुका है। लेकिन स्क्रीन के पीछे उसकी असली जिंदगी बिखर रही थी। उसका हंटर करियर पहले ही कोलैप्स कर चुका था, और अब यह गेम ही उसकी आखिरी लाइफलाइन बची थी। लेकिन आज वह भी खत्म होने वाला था। डेवलपर्स सर्वर्स शट डाउन कर रहे थे। यह हानुल का फाइनल डे था। ऑनलाइन कीबोर्ड वॉरियर्स पहले से उसका मजाक उड़ा रहे थे, जबकि उसके लॉयल फैंस सोच रहे थे कि गेम खत्म होने के बाद वह क्या करेगा। उन्हें लगता था कि उसके पास प्रॉपर हंटर लाइसेंस है और वह बस वापस रियल हंटिंग में लौट जाएगा। लेकिन पेनफुल ट्रूथ कुछ और ही है। हानुल अब एक वर्किंग हंटर भी नहीं था। अपनी बेचैनी को दबाकर हानुल एक आखिरी बार गेम में लॉग इन करता है। आज वहां एक खास इवेंट चल रहा था, द वेव। मिशन सुनने में आसान था, लेकिन असल में किसी जुनून से कम नहीं। अपने कासल को उस प्राइमोर्डियल गेट से निकलने वाली एंडलेस मॉन्स्टर के झुंड से बचाना। और आज हानुल ने ठान लिया था कि वह नामुमकिन को छुएगा। वेव 700th अनचार्टेड टेरिटोरी। गेम की हिस्ट्री में आज तक कोई प्लेयर यहां तक पहुंच ही नहीं पाया था। शुरुआत काफी मजबूत होती है। मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड सीधा उसकी तरफ बढ़ता है।
हानुल फौरन अपना लेवल 100 आर्चर डिप्लॉय करता है ताकि शुरुआती हमला रोका जा सके, लेकिन यह काफी नहीं था। कुछ ही लम्हों में आर्चर पूरी तरह घिर जाता है और बेरहमी से खत्म कर दिया जाता है। यह झटका बहुत बड़ा था, फिर भी हानुल पीछे नहीं हटता। अब वह अपना सबसे कीमती यूनिट उतारता है, लेवल 130 सक्यूबस क्वीन। लेकिन उसकी किस्मत भी अलग नहीं होती। एक विशाल 3-हेडेड हाउंड उसे बुरी तरह चीर डालता है। एक के बाद एक उसके सबसे ताकतवर हाई रैंकिंग यूनिट्स गिरते जाते हैं। उसकी पूरी डिफेंस बिखर चुकी थी। उम्मीद धीरे धीरे हाथ से फिसल रही थी। और तभी जब लगने लगा कि अब सब खत्म, गेम एक हिडन कंडीशन एक्टिवेट करता है। बैटलफील्ड पर कदम रखती है द सॉवरेन, नीले बालों वाली एक शानदार सोर्ड नाइट। हानुल कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है। सॉवरेन्स तो बस बैकग्राउंड एनपीसीज माने जाते थे। उन्होंने कभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन यह वाली अलग थी। जैसे ही अगली मॉन्स्टर होड आगे बढ़ती है, सॉवरेन कासल गेट पर बिल्कुल सुकून से खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं, बस तलवार का एक नाजुक सा वार और रोशनी की एक इलाही लकीर फूट पड़ती है जो दर्जनों मॉन्स्टर्स को ऐसे चीर देती है जैसे कोई बेरहम खेल चल रहा हो। हानुल की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। अगले ही पल सॉवरेन हवा में छलांग लगाती है और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का एक आर्केन फ्लैश छोड़ती है जो बीस्ट्स की पूरी कतारों को राख कर देता है। वेव के बाद वेव उस पर टूटती है, लेकिन वह बिना थके बिना डरे सब पर हावी रहती है। लाशें ढेर बनकर जमा होने लगती हैं और फिर बस यूं ही वेव 700 पहली बार गेम की हिस्ट्री में क्लियर हो जाती है। हानुल बिल्कुल खामोश रह जाता है। इतने समय तक उसे लगता रहा कि सॉवरेन सिर्फ खूबसूरत सजावट है, लेकिन ये तो लिटरल चीट कोड थी, एक चलती फिरती तबाही। दिल जोरों से धड़क रहा था। जोश में वह अपनी स्ट्रीम की तरफ देखता है और तभी उसे एहसास होता है स्ट्रीम बहुत पहले ही क्रैश हो चुकी थी। लगभग सारे व्यूअर्स जा चुके थे सिवाय एक के। चैट में सिर्फ एक मिस्टीरियस व्यूअर बचा था, लेकिन वह मुबारकबाद नहीं दे रहा था। वह गहरी शुक्रगुजारी के साथ लिख रहा था, धन्यवाद हानुल, तुम्हारी वजह से हम आखिरकार खुशी से रह पाएंगे। तुमने हमारे लॉर्ड को जगाने में हमारी मदद की है। हानुल उस मैसेज को बस देखता रह जाता है, पूरी तरह हैरान। उसे जरा भी समझ नहीं आता कि यह शख्स आखिर कहना क्या चाहता है। उस अजीब चैट मैसेज के ठीक बाद अचानक हानुल के कमरे के अंदर एक आर्केन पोर्टल खुल जाता है। उसके सामने एक चमकती हुई होलोग्राफिक सिस्टम विंडो उभरती है और उस पर लिखा होता है उसने एक नई स्किल अवेकन कर ली है। यह शब्द देखते ही हानुल के जहन में एक पुरानी बात ताज़ा हो जाती है। उसके इंस्ट्रक्टर्स हमेशा कहा करते थे ज्यादातर ई रैंक हंटर्स अपनी पूरी जिंदगी वहीं अटके रहते हैं, लेकिन कुछ बेहद रेयर लोग बाद में रीअवेकनिंग का एक्सपीरियंस करते हैं जहां उन्हें अचानक नई स्किल्स मिलती हैं, जैसे किस्मत उन्हें दूसरा मौका दे रही हो। यह चीज बेहद अनकॉमन थी, लगभग नामुमकिन, और अब वही उसके साथ हो रहा था। हानुल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह उसका सेकंड चांस था, एक मौका अपने हंटर करियर को फिर से जिंदा करने का। लेकिन जब वह अपना मेन स्टेटस विंडो चेक करता है तो वहां कुछ भी नहीं बदला था, ना रैंक, ना स्टैट्स, ना कोई साफ बदलाव। एंग्जाइटी उसे बुरी तरह जकड़ लेती है। तभी एक दूसरी नोटिफिकेशन सामने आती है और इस बार उसकी नई अवेकेंड स्किल की डिटेल्स दिखाई देती हैं। सिर्फ 2 ऑप्शंस, डील विद द सॉवरेन या कॉन्वर्स विद द सॉवरेन, यानी या तो लॉर्ड से समझौता कर लो या बातचीत। हानुल को दोनों का मतलब जरा भी समझ नहीं आता, लेकिन बिना ज्यादा सोचे वह सीधा डील विद द सॉवरेन चुन लेता है। स्किल एक्टिवेट होने से ठीक पहले एक लाल वार्निंग स्क्रीन चमक उठती है, इनसफिशिएंट कंडीशंस मेट। हानुल झुंझलाहट में गहरी सांस छोड़ता है। तभी उसकी नजर फिर से स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर जाती है। वही अजीब व्यूअर अभी भी ऑनलाइन था, वही इंसान जिसने शुरुआत से वो क्रिप्टिक मैसेजेस भेजे थे। हानुल तुरंत अपनी स्ट्रीम दोबारा शुरू करता है, उसे प्राइवेट पर लॉक करता है और उस मिस्टीरियस आदमी से सीधे सवाल पूछता है जिसे अब वह व्यूअर 1 कह रहा था, क्या मेरी रीअवेकनिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है? हानुल बिना घुमाए सीधा पूछता है और उसके शौक की हद नहीं रहती जब व्यूअर 1 तुरंत इसकी तस्दीक कर देता है। वह मिस्टीरियस एंटिटी बेहद कामली से जवाब देता है, द सॉवरेन ने खुद तुम्हें चुना है। गेम में हानुल ही था जिसने उनके लॉर्ड को अवेकन किया और यह सब उसी एहसान का जवाब है, उनकी तरफ से एक शुक्रिया। वह यह भी कहता है कि अभी जो कंफ्यूजन हानुल के दिमाग में छाई हुई है वक्त के साथ खुद साफ हो जाएगी। नई स्किल्स बस एक तोहफा है। हानुल फिलहाल बड़े सवालों को छोड़ देता है। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह थी इन स्किल्स को एक्चुअली यूज कैसे किया जाए। कन्वर्स विद द सॉवरेन पर कूल डाउन लगा हुआ था, लेकिन डील विद द सॉवरेन तो सीधा पेवॉल के पीछे बंद था। स्किल एक्टिवेट करने के लिए गोल्ड चाहिए था। एंटिटी तुरंत अपनी गलती समझ जाता है और बिना देर किए 50 गोल्ड सीधे हानुल के सिस्टम वॉलेट में भेज देता है।
अब करेंसी हाथ में थी और हानुल के पास रुकने की कोई वजह नहीं। वह तुरंत डील विद द सॉवरेन एक्टिवेट करता है। अगले ही पल उसके सामने एक मैसिव डिजिटल स्टोर फ्रंट उभर आता है। मॉन्स्टर्स की एक लंबी लिस्ट परचेस के लिए तैयार। इंटरफेस लगभग बिल्कुल वैसा ही था जैसा मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स में होता था, बस कुछ छोटे फर्क थे। लेकिन प्राइसेस देखकर हानुल का सिर घूम जाता है। कीमतें पागलपन थीं। उसके 50 गोल्ड से सबसे सस्ता यूनिट जो खरीदा जा सकता था वह था एक स्लेव गॉब्लिन। बाकी सब उसकी पहुंच से बहुत बाहर थे और लिस्ट के सबसे ऊपर बैठी थी खुद द सॉवरेन। उसकी प्राइस इतनी बड़ी थी, पूरे 11 डिजिट्स, इतनी कि हानुल कुछ पल तक बस स्क्रीन को घूरता रह गया। लेकिन शॉक के साथ साथ उसका दिमाग तेजी से पॉसिबिलिटीज भी सोच रहा था। यह सिस्टम बिल्कुल गेम की तरह काम कर रहा था। अगर वह इन यूनिट्स को रियल लाइफ में समन कर सकता है तो उसे फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत ही नहीं। उसके समन्स ही डंजन्स क्लियर कर सकते हैं, मॉन्स्टर्स हंट कर सकते हैं और लूट फार्म कर सकते हैं। उसे बस एक चीज चाहिए थी, गोल्ड। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही थी। उसके करंट फिजिकल स्टैट्स पूरी तरह गार्बेज थे। अभी की हालत में वह शायद एक लो ग्रेड स्लाइम से भी नहीं लड़ सकता था। बेहतर ऑप्शन ना होने की वजह से हानुल आखिरकार परचेज कंफर्म कर देता है। उसके हाथ में एक नीली चमकती हुई और भी बनती है, बिल्कुल पोकेबॉल जैसी, और उसके अंदर उसका पहला रियल समन मौजूद था, द स्लेव गॉब्लिन। हानुल हंटर एसोसिएशन पहुंचता है खुद को ऑफिशियली सोलो ई रैंक हंटर के तौर पर रजिस्टर कराने। रिसेप्शनिस्ट उसका रिकॉर्ड चेक करती है और बिगिनर्स के लिए 4 क्वेस्ट सामने रखती है। हानुल बिना जल्दबाजी के हर ऑप्शन देखता है और जानबूझकर सबसे मुश्किल दिखने वाला मिशन चुनता है, पहाड़ों के पीछे एक रिमोट विलेज की गॉब्लिन एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट। रिसेप्शनिस्ट उसे साफ वार्निंग देती है, वह इलाका पूरी तरह आइसोलेटेड है, कोई इमरजेंसी सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर कुछ गलत हुआ तो उसे सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा। लेकिन हानुल के लिए यही परफेक्ट था। उसे अभी सबसे कम जरूरत थी अनवांटेड अटेंशन की। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही उसका पहला ऑफिशियल हंटर मिशन शुरू हो जाता है। विलेज पहुंचने पर बूढ़ा क्लाइंट उसे देखकर राहत की सांस लेता है। इतनी लो पेइंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाला कोई आएगा, उसे उम्मीद नहीं थी। हानुल की स्लिम बॉडी देखकर उसे थोड़ा डाउट जरूर होता है, लेकिन फिर भी वह दिल से शुक्रिया अदा करता है। हानुल बस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब गॉब्लिन्स आपके गांव को और परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर वह सीधा जंगल के अंदर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद उसे गॉब्लिन्स मिल जाता है, लेकिन सामने का दृश्य थोड़ा अजीब था। गॉब्लिन्स किसी सैवेज मॉन्स्टर की तरह नहीं, बल्कि आराम से स्ट्रीम के पास बैठकर पानी पी रहे थे। हानुल इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वह अपना इन्वेंट्री खोलता है और नीली ग्लोविंग ऑर्ब बाहर निकालता है, उसका स्लेव गॉब्लिन। पोकेबॉल की तरह वह ऑर्ब सीधा उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक पल के लिए हानुल समझ नहीं पाता, क्या समन फेल हो गया? मगर हानुल कुछ सोच पता उससे पहले गॉब्लिन्स हॉस्टाइल हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब हानुल के पास कोई और रास्ता नहीं था, मजबूरन उसे खाली हाथों से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। पहला गॉब्लिन बस उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी समनिंग फाइनली एक्टिवेट हो गई। हवा को चीरते हुए उसका स्लेव गॉब्लिन सामने आ गया और आते ही अपने वेपन से उस गॉब्लिन को दूर उड़ा दिया। ये कोई ऑर्डिनरी गॉब्लिन नहीं था, ये था गोनो, मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स में उसका सबसे पहला यूनिट, वही जिसे ट्रैश टियर गॉब्लिन माना जाता है, जिसे हानुल ने सालों तक गॉड टियर आइटम्स देकर इतना अपग्रेड किया था कि वह अकेला 100 वेव्स तक क्लियर कर सकता था। और अब वही मॉन्स्टर रियल लाइफ में उसके सामने खड़ा था। गोनो ने बिना देर किए बाकी गॉब्लिन्स का भी सफाया कर दिया, एक के बाद एक, सब खत्म। हानुल बस खड़ा देखता रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसका गॉब्लिन रियल वर्ल्ड में इतना टेरिफाइंग होगा। लेकिन फाइट खत्म होते ही गोनो का पूरा मूड बदल जाता है। वह वापस हानुल के पास आता है और पपी फेस बनाकर हेड पैट मांगता है। इतना डेंजरस मॉन्स्टर और इतनी क्यूट डिमांड। हानुल खुद भी हंस पड़ता है। वह घुटनों पर बैठकर उसे प्यार से हेड पैट देता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, गोनोस अफेक्शन लेवल 100 में से 20। साथ ही हिंट मिलता है, मैक्सिमम अफेक्शन पर एक नई स्किल अनलॉक होगी। इसके बाद हानुल नोटिस करता है कि गॉब्लिन्स ने कोई फिजिकल लूट ड्रॉप नहीं किया। उसे समझ नहीं आता गोल्ड फार्म कैसे होगा, लेकिन गोनो तुरंत जवाब दे देता है। वह डेड बॉडीज से माना स्टोन्स निकालता है और उन्हें आर्केन पोर्टल में फेंक देता है। अगले ही पल लॉर्ड्स कैसल ऑफ इल्यूजन सिस्टम सीधे हानुल के अकाउंट में 30 गोल्ड डिपॉजिट कर देता है। अब हानुल समझ जाता है, यहां मॉन्स्टर्स सीधे गोल्ड नहीं छोड़ते, माना स्टोन्स कलेक्ट करके उन्हें सिस्टम के थ्रू गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब गोल्ड मिल चुका था तो हानुल हंटर एसोसिएशन के लिए क्वेस्ट कंप्लीशन का प्रूफ कलेक्ट करने की तैयारी करता है। लेकिन लगता था वो 3 गॉब्लिन्स सिर्फ शुरुआत थे। अचानक जंगल की गहराई से एक जबरदस्त हलचल उठती है। हर सेकंड के साथ जमीन कांपने लगती है।
और फिर सामने आता है एक विशाल मॉन्स्टर, एक ओगर। हानुल शॉक हो जाता है। इतना बड़ा ओगर तो सिर्फ बी रैंक गेट या उससे ऊपर स्पॉन होना चाहिए। ई रैंक क्वेस्ट जोन में इसका होना बिल्कुल समझ से बाहर था। लेकिन एक चीज उसकी नजर पकड़ती है। मॉन्स्टर बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके पूरे शरीर पर ताजा घाव थे। मतलब वह पहले ही किसी ब्रूटल फाइट से निकलकर आया था। फिर भी बॉस लेवल मॉन्स्टर को हल्के में लेना बेवकूफी होती। और तभी सिस्टम वार्निंग सामने आती है। गोनो के समन ड्यूरेशन में सिर्फ 3 मिनट्स बाकी थे। गोनो बिना डरे आगे बढ़ता है। अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को देखकर भी उसके चेहरे पर जरा सा डर नहीं था। वह बस हानुल की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, मुझ पर भरोसा रखो। गोनो बिजली की रफ्तार से ओगर की तरफ दौड़ पड़ता है। ओगर गरजता है और एक उखड़ा हुआ पेड़ बेसबॉल बैट की तरह घुमाकर हमला करता है। लेकिन गोनो बहुत तेज था। वह हवा में ऊंची छलांग लगाता है और पूरी स्पीड के साथ सीधा ओगर के सिर पर वार करता है। ओगर अपनी दोनों बाहें उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक आवाज के साथ उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, पसलियां अंदर धंस जाती हैं। गोनो अपनी पूरी ताकत और आगे धकेल देता है और शॉकवेव पूरे जंगल में फैल जाती है। हानुल को खुद पीछे खिसकना पड़ता है, सिर्फ खड़े रहने के लिए। आखिरकार ओगर पूरी तरह कुचल दिया जाता है। हानुल कुछ पल तक बस देखता रह जाता है। इतनी रॉ पावर उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। वह खुशी से गोनो के पास दौड़ता है, लेकिन समन खत्म होने में सिर्फ 3 सेकंड्स बचे थे। जल्दी से गोनो ओगर के सीने से मैसिव माना स्टोन निकालता है और हानुल को सौंप देता है। अगले ही पल वह फिर से अपनी ब्लू ऑर्ब फॉर्म में बदलकर गायब हो जाता है। अब हानुल के हाथ में था एक हाई क्वालिटी कोर। आर्केन पोर्टल फिर से खुलता है। वह माना स्टोन उसके अंदर फेंक देता है और बदले में सिस्टम सीधे 100 गोल्ड डिपॉजिट कर देता है। अब उसका टोटल बैलेंस पहुंच चुका था 130 गोल्ड। लेकिन सिस्टम के पास अभी एक और सरप्राइज बाकी था। ये हानुल का पहला ऑफिशियल मॉन्स्टर किल था और इसी वजह से रिवॉर्ड में उसे एक प्रीमियम गाचा टिकट मिलता है। यह टिकट बेहद रेयर आइटम्स रोल करने का चांस देता है। हालांकि हर वेटरन जानता है कि ड्रॉप रेट्स ज्यादातर वक्त बिल्कुल ट्रैश निकलती हैं। हानुल टिकट एक्टिवेट करता है और उसके सामने एक चेस्ट आ जाता है। सिस्टम एक और अहम बात रिवील करता है। गाचा से मिलने वाला गॉड टियर गियर सिर्फ समन्स के लिए नहीं। हानुल खुद भी उन आइटम्स को इक्विप करके अपने रॉक बॉटम स्टैट्स बूस्ट कर सकता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता था, लेकिन सेलिब्रेट करने का मौका भी नहीं मिलता। टूटती शाखाओं की आवाज सुनाई देती है। कोई आ रहा था। कुछ ही पलों में पूरी तरह आर्म्ड अवेकनर्स की एक टीम वहां पहुंच जाती है। वे साफ तौर पर उसी वुंडेड ओगर का पीछा करते हुए आए थे। ट्रेल सही जगह तक लाई, लेकिन प्रॉब्लम यह थी, टारगेट पहले ही मर चुका था। जैसे ही हानुल उनकी लीडर को देखता है, उसका दिल बैठ जाता है। वह उसे तुरंत पहचान लेता है। किम यून सू आ, प्रेस्टिजियस पोंगबैक गिल्ड की टीम बी लीडर। अब सब साफ था। पहले ओगर से जो ब्रूटल फाइट हुई वह इन्हीं लोगों ने की थी। उन्होंने मॉन्स्टर को कमजोर किया, लेकिन वह भाग निकला। अब मामला सीधा था, एक हाई रैंकिंग गिल्ड के सामने स्टोलन किल का इश्यू, और यह कभी आसान नहीं होता। हानुल चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किम यून सू ए की आवाज गूंजती है, रुको। उसकी टीम तुरंत फैलकर हानुल को घेर लेती है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद वह सीधा बताती है कि वह एबनॉर्मल ओगर उनका डेजिग्नेटेड प्रे था, और यह साफ दिख रहा था। वह इस बात से बिल्कुल खुश नहीं कि कोई और उनका किल ले गया। पूरा माहौल अचानक भारी हो जाता है। किम यून सुआ गिरे हुए ओगर को देखती है और एक बात उसके दिमाग में अटक जाती है, आखिर यह आदमी इसे अकेले कैसे मार सकता है? चाहे मॉन्स्टर पहले से घायल था, फिर भी वह बॉस लेवल थ्रेट था। उनकी टीम में 3 बी रैंक हंटर्स मिलकर भी उसे खत्म नहीं कर पाए थे। तो फिर यह आदमी कौन है? अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वह एक कंक्लूजन पर पहुंचती है, कम से कम ए रैंक। उसका रवैया तुरंत बदल जाता है। वह हाथ बढ़ाकर खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करती है, मेरे नाम किम यून सू ए पोंगबैक गिल्ड से। अब वह सच में जानना चाहती थी कि उसके सामने खड़ा यह आदमी आखिर है कौन। हानुल भी सरप्राइजिंगली काम रहकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन असली शौक कुछ और था। किम यून सुआ साफ महसूस कर सकती थी, एक आर्कएंजल की नजर इस आदमी पर टिकी हुई है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। यह साधारण सा दिखने वाला लड़का आखिर इतना स्पेशल क्यों है? इसी क्यूरियोसिटी में वह सीधा पूछती है, क्या तुमने इस मॉन्स्टर को अकेले हंट किया? हानुल हल्का सा जवाब देता है, हाँ, ओगर उसी ने मारा। इतना सुनते ही यून सू ए और ज्यादा सतर्क हो जाती है। उसे साफ लग रहा था कि यह लड़का कुछ छुपा रहा है। वह बताती है कि ओगर के साथ पहले फाइट उनकी टीम की ही थी, और अच्छा हुआ हानुल ने उसे यहीं रोक दिया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। हानुल बस कैजुअली कहता है, बस किस्मत अच्छी थी। लेकिन यून सू ए यह बात मानने वालों में से नहीं थी। उसे पता था
ओगर सिर्फ लक से नहीं मरता, अब उसे पूरा शक हो चुका था। इसीलिए वह फैसला करती है कि ओगर किल का पूरा पे आउट रिवॉर्ड हानुल को मिलेगा। पोंगबैक गिल्ड खुद उससे कांटेक्ट करेगी और पेमेंट भी वही लोग देंगे। यह सुनकर हानुल भी हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वे अपनी ही प्रे का रिवॉर्ड उसे दे रहे हैं। लेकिन यूनसुए इतनी सीधी भी नहीं थी। वह तुरंत अपनी एक कंडीशन रखती है, एक सवाल जो वह शुरू से पूछना चाह रही थी। हानुल समझ गया इतना अच्छा डील फ्री में नहीं आता। लेकिन अगला पल और भी अनएक्सपेक्टेड था। यूनसुआ कैजुअली अपना फोन आगे बढ़ाती है। उसे बस हानुल का नंबर चाहिए था। मंजर इतना अजीब था कि वह खुद भी थोड़ी फ्लस्टर्ड लग रही थी, जैसे कोई भोली भाली लड़की अपने क्रश से नंबर मांग रही हो। और इधर हमारा प्रोटैगनिस्ट, उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। सीन फिर विलेज अंकल की तरफ शिफ्ट होता है। वह हानुल का दिल से शुक्रिया करता है क्योंकि उसने पूरे गांव की जान बचा ली। हानुल बस इतना खुश था कि अब विलेजर्स के लिए पहाड़ का रास्ता सेफ हो गया। तभी विलेज चीफ कहता है वह उसका एहसान लौटाना चाहता है। यह बात हानुल के काम आ जाती है। असल में वह फेमस ट्रेनिंग मॉन्यूमेंट का रास्ता ढूंढ रहा था। बूढ़ा आदमी उसे एक सीधा रास्ता दिखाता है और कहता है बस इसी राह पर चलते जाओ, आखिर में मॉन्यूमेंट मिल जाएगा। साथ ही हंसकर जोड़ता है यह रास्ता अच्छी किस्मत भी लाता है। हानुल अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, लेकिन मूड अच्छा था और यही परफेक्ट जगह लगती है प्रीमियम गाचा चेस्ट खोलने के लिए। आखिर ब्रो चाहता था कि इस बार लक सच में उसके साथ हो। तभी उसका फोन फिर बजता है। मैसेज यूनसुए का था। वह ओगर किल के रिवॉर्ड को अरेंज करने के लिए कांटेक्ट कर रही थी। हानुल थोड़ा हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसमें इतनी दिलचस्पी लेगी। सबसे दिलचस्प बात यह थी वह गिल्ड कांटेक्ट नहीं, अपना पर्सनल नंबर यूज कर रही थी। लेकिन फिलहाल हानुल का ध्यान कहीं और था। उसके सामने रखा था गाचा चेस्ट, जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रियल लाइफ में खोलेगा। ड्रॉप रेट्स चाहे कितनी भी डॉग शिट क्यों ना हो, फिर भी हाई रैंक आइटम पाने का चांस काफी था। हानुल ज्यादा नहीं मांग रहा था, बस एक ए रैंक पुल। इतनी सी दुआ के साथ वह चेस्ट एक्टिवेट करता है। तेज चमक के साथ अलग अलग वेपन्स सामने उभरने लगते हैं। हर आइटम अलग रैंक का था और उनमें सबसे ऊपर एस रैंक, खून जैसे लाल रंग का गोल्डन पैटर्न्स वाला आर्मर। हानुल कुछ पल बस उसे देखता रह जाता है। फिर रोशनी और तेज हो जाती है, पहले सुनहरी फिर गहरी लाल। उसकी नजर उस सुप्रीम आर्टिफैक्ट पर टिक जाती है और सीन वहीं कट हो जाता है। घर लौटकर हानुल अब अगली प्रॉब्लम पर सोच रहा था। गोल्ड कमाने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन अब असली हर्डल कुछ और था। अपने मॉन्स्टर्स को कैसे ग्रो किया जाए। मॉन्स्टर शीट खोलने पर वह देखता है कि अब वह गॉब्लिन फाइटर हायर कर सकता है। यह एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगला नाम देखकर वह खुद चौंक जाता है। ओगर बर्सर्कर। एक नॉर्मल गॉब्लिन फाइटर की कीमत 70 गोल्ड थी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ओगर बर्सर्कर सीधे 420 गोल्ड। इतनी बड़ी कीमत उसकी रीच से बहुत बाहर थी। फिर भी सिस्टम उसे हायर ऑप्शन दिखा रहा था और तभी हानुल को सब क्लियर हो जाता है। सिस्टम सिर्फ वही मॉन्स्टर्स हायर करने देता है जिन्हें वह खुद पर्सनली किल कर चुका हो। अगर यह थ्योरी सही थी तो समझ आता है कि सिर्फ गॉब्लिन और ओगर क्लासेस ही अनलॉक क्यों हुई। गोल्ड कितना भी हो, सिस्टम सिर्फ वही मॉन्स्टर्स हायर करने देता है जिन्हें हानुल खुद हंट कर चुका हो। मतलब आगे बढ़ने के लिए उसे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। पहले यह शर्त मुश्किल लग रही थी, लेकिन गाचा पुल के बाद अब चीजें थोड़ी पॉसिबल लगने लगी। वैसे चेस्ट से उसे वह एस रैंक आर्मर नहीं मिला, उसकी जगह उसे मिला एक यूनिक ग्रेड आइटम, ग्लासेस। और यह पुल खुद में बहुत बड़ा था। गेम में एक यूनिक ग्रेड आइटम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक आइटम से भी बेटर माना जाता है। मतलब लक इस बार सच में मेहरबान थी। हानुल तुरंत ग्लासेस पहनकर चेक करता है। असर साफ दिखता है। उसके सभी स्टैट्स में +5 बूस्ट मिल जाता है। साथ ही एक नई स्किल भी अनलॉक होती है, सेजेस आई। यह स्किल उसे सामने वाले टारगेट के स्टैट्स, स्किल्स और डिटेल्स एनालाइज करने देती है। दिन में सिर्फ 2 बार यूज हो सकती थी। सीधे शब्दों में एक परफेक्ट अप्रेजल स्किल। हानुल यह देखकर काफी इंप्रेस्ड होता है। स्टैट बूस्ट अलग और यह स्पेशल इफेक्ट अलग। उसके लिए यह बिल्कुल परफेक्ट आइटम था। अगर वह मॉन्स्टर्स के एग्जैक्ट स्टैट्स देख सकता है तो हंटिंग काफी आसान हो जाएगी। वह स्किल की डिटेल्स दोबारा चेक करता है और सोचता है कि अगली फाइट में इसे टेस्ट करेगा। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिमाग में था, आखिर सिस्टम उस पर इतना मेहरबान क्यों है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल अब हानुल को अंदर से खा रहा था, आखिर सिस्टम ने उसे ही क्यों चुना। वह यही सोच रहा था कि अचानक सिस्टम उसके सामने वार्निंग फ्लैश कर देता है, इनकमिंग वेव, प्रिपेयर योर डिफेंसेस। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगती हैं, इतनी तेजी से कि हानुल कुछ पल बस स्क्रीन को घूरता रह जाता है। जब वह प्रॉपरली चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नई 701 वेव सिर्फ 10 मिनट्स में शुरू होने वाली थी।
हानुल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी कम देर में डिफेंस कैसे तैयार करे। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर चल रही थी, मॉन्स्टर्स की एंडलेस आर्मी जो शुरू होते ही उस पर टूट पड़ेगी। यह ऐसा था जैसे लेवल 1 प्लेयर सीधा फाइनल बॉस के सामने खड़ा हो। हानुल तुरंत इसे डिक्लाइन करना चाहता है क्योंकि आउटकम साफ दिख रहा था, मौत। लेकिन सिस्टम उसे साफ बता देता है, अगर वह मॉन्स्टर इन्वेजन रोकने में फेल हुआ तो कासल ऑफ इल्यूजन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके साथ उसकी सारी पावर्स भी खत्म। यानी जो कुछ उसने अभी तक पाया सब वहीं खत्म। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही पल सिस्टम उसे एक टेरिफाइंग विजन दिखाता है। उसकी अपनी दुनिया, पूरा रियल वर्ल्ड आग में जल रहा था, शहर बर्बाद, हर तरफ चीखें, तबाही और मौत। अगर वह इस वेव को नहीं रोक पाया तो सिर्फ कासल ऑफ इल्यूजन्स नहीं, उसकी अपनी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। अब यह सिर्फ गेम इवेंट नहीं था, यह सीधा सर्वाइवल था। फेलियर मीन्स डेथ। वेव शुरू होने वाली थी और हानुल के पास अब सिर्फ एक सवाल बचा था, वह इन मॉन्स्टर्स को रोकेगा कैसे। नीले रंग का गेट अचानक खुलता है, बिल्कुल उसी पोर्टल की तरह जैसा हानुल ने गेम में देखा था। मगर उसे समझ नहीं आता कि उसे जबरदस्ती इस वेव में क्यों घसीटा जा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर वह नाकाम रहा तो सिर्फ कासल ऑफ इल्यूजन ही नहीं, उसकी अपनी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। सिस्टम साफ कर देता है कि वेव ठीक 10 मिनट बाद शुरू होगी। हानुल फिजुअल की उलझनों में पड़ने के बजाय हालात का जायजा लेने लगता है। मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स एक साधारण टावर डिफेंस गेम नहीं था। यहां सिर्फ मॉन्स्टर्स तैनात कर देना काफी नहीं होता। सही पोजीशनिंग, डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स, आइटम्स और बेहतरीन स्ट्रैटेजी, इन सब का मेल ही जीत की जमानत बनता था। यही वजह थी कि गेम को उसकी बेहद मुश्किल डिफिकल्टी के लिए जाना जाता था। सबसे पहले हानुल अपना मॉन्स्टर इन्वेंटरी खोलता है। वहां कुल 5 यूनिट्स मौजूद थीं, 4 गॉब्लिन्स और एक ओगर। दिलचस्प बात यह थी कि वेव मोड में इन्हें इस्तेमाल करने के लिए अलग से हायर करने की जरूरत नहीं थी। फिर वह सॉवरेन को डिप्लॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ऑप्शन अब भी लॉक्ड था। हानुल सोचता है कि गोल्ड खर्च करके कुछ और मॉन्स्टर्स भर्ती कर ले, मगर सिस्टम उसे इसकी भी इजाजत नहीं देता। वेव नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट या चेंजेस पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। इसके बाद वह दुश्मन की जानकारी देखता है और उसका चेहरा उतर जाता है। वेव 7 और 1 का कमांडर था काउंट गुलार, जिसके साथ ड्रैगन चिल्ड्रन की पूरी फौज मौजूद थी। काउंट गुलार खुद 6 स्टार मॉन्स्टर था और उसके अधीन 61 ड्रैगन चिल्ड्रन थे। मॉन्स्टर रैंकिंग में स्टार्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ही ज्यादा ताकत और पोटेंशियल। आमतौर पर स्टार गैप बहुत बड़ा हो तो कमजोर मॉन्स्टर के पास जीतने का कोई मौका नहीं बचता। और अभी हानुल के पास क्या था? एक छोटी सी फौज जिसमें ज्यादातर 1 स्टार गॉब्लिन्स थे, जबकि सामने खड़ा था एक 6 स्टार कमांडर और उसकी ड्रैगन आर्मी। वेव शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे और हानुल को पहली बार महसूस हुआ कि शायद सिस्टम ने उसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि नामुमकिन जंग लड़ने के लिए यहां भेजा है। हानुल जीतना भी हिसाब किताब लगा ले, नतीजा साफ नजर आ रहा था। उसकी पूरी टीम मिलकर भी शायद एक वाइवर्न का सामना न कर पाए। ऊपर से न उसके पास ज्यादा गोल्ड था, न कोई ताकतवर मॉन्स्टर जो हालात बदल सके। तभी सिस्टम उसे एक खास सहूलियत देता है। वेव शुरू होने से पहले वह एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर और एक स्पेशल आइटम चुन सकता था जो उसकी पूरी फौज पर असर डालते। मगर हानुल को इससे तसल्ली मिलने के बजाय गुस्सा आ रहा था। सिस्टम सच में उम्मीद कर रहा था कि वह ऐसी नामुमकिन लड़ाई जीत लेगा। खैर, शिकायत करने का वक्त नहीं था। आखिर वह एमबीएम का वेटरन प्लेयर रह चुका था। उसने फौरन मैदान का जायजा लेना शुरू किया और अपने तजुर्बे की मदद से हर मुमकिन स्ट्रैटेजी पर गौर करने लगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। 8 मिनट, 5 मिनट, फिर आखिरी कुछ सेकंड। 15 सेकंड बाकी रहते ही उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई और फिर काउंटडाउन खत्म हो गया। वेव शुरू होते ही आसमान वाइवर्न्स के झुंड से भर गया। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि पूरा आसमान काला पड़ता नजर आ रहा था। उनका निशाना सिर्फ एक था, कासल ऑफ इल्यूजन। इस फौज की कमान खुद काउंट गुलार के हाथ में थी। जैसे ही हमला शुरू हुआ, दर्जनों वाइवर्न्स बैरियर पर टूट पड़े। हर तरफ धमाकों और टक्करों की गूंज फैल गई। मगर हानुल की पहली चाल पहले ही काम कर चुकी थी। उसने इन्फिनिट बैरियर को सक्रिय किया था। यह डिफेंसिव स्ट्रक्चर 2 स्टार से कम रैंक वाले मॉन्स्टर्स के खिलाफ लगभग अटूट सुरक्षा देता था। इसी वजह से वाइवर्न्स लगातार हमला करने के बावजूद कोई रास्ता नहीं बना पा रहे थे। लेकिन यह सुरक्षा बेदागा नहीं थी। बैरियर हर हमले पर ड्यूरेबिलिटी खोता था और सामने 1-2 नहीं, पूरे 61 ड्रैगन चिल्ड्रन मौजूद थे। अगर सबने एक साथ हमला कर दिया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी पलक झपकते ही खत्म हो सकती थी। यही इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। मगर हानुल ने इसका भी हल निकाल रखा था। बैरियर की ड्यूरेबिलिटी हर क्लिक पर थोड़ा सा रिकवर होती थी, इसलिए हानुल पूरी रफ्तार से लगातार क्लिक करता रहा। उसकी उंगलियां दर्द से सुन्न होने लगीं, मगर वह रुका नहीं।
हर क्लिक बैरियर को जिंदा रख रहा था और फिलहाल यही उनकी सबसे मजबूत ढाल थी। अब बचा सबसे अहम सवाल, इन दानवों को हराया कैसे जाए। जवाब छुपा था उसके चुने हुए स्पेशल आइटम में, हाकन स्पून। आम हालात में गॉब्लिन्स वाइवर्न्स को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकते थे, मगर हाकन स्पून की वजह से यह नियम उलट गया। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे और हानुल की असली स्ट्रैटेजी यहीं से शुरू होने वाली थी। यह ए रैंक आइटम हानुल को रैंक डिस्पैरिटी की परवाह किए बिना डैमेज देने की क्षमता देता है। धीरे धीरे वाइवर्न्स की ताकत कम होने लगी, भले ही हर अटैक से उन्हें सिर्फ थोड़ा सा नुकसान पहुंच रहा था। उनमें से एक बीस्ट ने तो उस अनाड़ी गॉब्लिन को अपनी तरफ इशारा करते हुए भी देख लिया, लेकिन गुस्से से भर जाने के बावजूद ड्रैगन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। जिस रफ्तार से यह लड़ाई चल रही थी, पूरे हॉर्ड को खत्म करने में हानुल को लगभग 60 घंटे लगने वाले थे। अब असली चुनौती दुश्मनों को हराना नहीं, बल्कि पूरे 60 घंटे तक बैरियर की रिकवरी प्रोसेस को रोक कर रखना था। यहीं से बैटल ऑफ एट्रिशन शुरू हुई। हानुल लगातार अपनी उंगलियां चलाता रहा और सोचता रहा कि आखिर पहले कौन हार मानेगा, उसके गॉब्लिन्स या फिर वह खुद। काउंट की सेना और हानुल की फोर्सेस के बीच ऑफेंस और डिफेंस का ऐसा टकराव हुआ कि कोई भी पक्ष बढ़त नहीं बना पा रहा था। कुछ समय बाद थकान उसके ऊपर हावी होने लगी। जैसे ही उसने पानी लेने की कोशिश की, उसके पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वजह यह थी कि उसे गेम के बाहर किसी भी चीज के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति नहीं थी। यानी इस स्टेज को क्लियर करने के लिए उसे बिना आराम, बिना पानी और बिना भोजन के लगातार डटा रहना था। हर मूवमेंट पर लगी पाबंदियों को देखकर उसे एहसास था कि आम इंसान तो ऐसी हालत में निराशा से पागल हो जाता। लेकिन हानुल ने इसे खेल की असली शुरुआत माना और आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान एक ड्रैगन भयानक क्रोध में फट पड़ा और उसने विनाशकारी फायर ब्रेथ छोड़ी, जिससे बैरियर की ड्यूरेबिलिटी का बड़ा हिस्सा टूट गया। लेकिन हानुल के लिए यही रोमांच इस गेम की सबसे बड़ी खूबी थी। अभी केवल 2 घंटे ही बीते थे, जबकि 58 घंटे और बाकी थे। डेथ पेनल्टी इतनी भारी थी कि असफलता पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकती थी। इसलिए हानुल ने पूरी स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित किया और पहले से भी ज्यादा दृढ़ता के साथ लड़ने की कसम खाई। 12 पीड़ादायक घंटे गुजर गए, लेकिन वह अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था। हालांकि समय के साथ दुश्मनों पर जमा होता डैमेज अपना असर दिखाने लगा। गॉब्लिन्स धीरे धीरे ड्रैगन्स को कमजोर करते रहे। आखिरकार 2 वाइवर्न्स गिर पड़े, लेकिन बाकी सेना अब भी मैदान में मौजूद थी। फिर भी हानुल इस नतीजे से संतुष्ट था और इसी गति को बनाए रखना चाहता था। जल्द ही 3 और मॉन्स्टर्स ढेर हो गए। उसका हौसला अब भी कायम था। एक पूरा दिन बीत गया, तब तक वह केवल 10 फिर 12 दुश्मनों को ही खत्म कर पाया था। बाद में जब कुछ वाइवर्न्स ने बैरियर को भेदने की कोशिश की, तो उसी प्रक्रिया में 2 हाफ ड्रेक्स भी मारे गए। काउंट समझ चुका था कि उसकी सेना की संख्या लगातार घट रही है। एक के बाद एक वाइवर्न्स गिरने लगे और हाफ ड्रेक्स भी उनका साथ देने लगे। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद आखिरकार केवल 2 माजेंटर्स ही बाकी बचे। लेकिन इस समय तक हानुल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह स्क्रीन को छूने तक में असमर्थ था और बैरियर की ड्यूरेबिलिटी को रीसेट भी नहीं कर पा रहा था। गॉब्लिन्स में से एक ने हमला किया, लेकिन वाइवर्न उसे पार करके सीधे आगे निकल गया और शील्ड की तरफ एक डबल अटैक कर दिया। यही हमला पूरी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट बन गया। इन्फिनिट बैरियर आखिरकार टूट गया। हानुल की आंखें खुल गईं और उसे तुरंत समझ आ गया कि जिन कुछ सेकंड के लिए उसने आराम करने का फैसला किया था, उसी दौरान बैरियर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब हालत बेहद खराब थी। कासल पहले ही बुरी कंडीशन में था और अगर उसे एक भी डायरेक्ट हिट लग जाती तो वह तुरंत गिर जाता। लेकिन तभी गानो ने खुद को दांव पर लगाने का फैसला किया और सीधे ड्रैगन का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। सच कहें तो किसी भी गॉब्लिन की यह सबसे शानदार पोर्ट्रेयल में से एक थी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वह कोई साधारण गॉब्लिन है। ऐसा लगता था जैसे उसकी अपनी अलग मनहुआ चल सकती हो। अब मुकाबला था गॉब्लिन बनाम ड्रैगन। गानो बिना डरे आगे बढ़ा। उसकी नजर में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ड्रैगन के सिर पर पूरी शक्ति के साथ अपना मेस दे मारा। उसका वार इतना जबरदस्त था कि हानुल भी हैरान रह गया। ड्रैगन उसी अटैक में ढेर हो गया और उसके साथ काउंट भी नीचे जा गिरा। इसके साथ ही पूरी वेव आखिरकार क्लियर हो गई। यह देखकर हानुल को यकीन ही नहीं हुआ। वह खुशी से चिल्ला उठा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जवाब दे गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तब बाहर अच्छी खासी सुबह हो चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह कब बेहोश हुआ और कितनी देर तक सोता रहा। उठते ही उसने सिस्टम स्क्रीन देखी। वेव क्लियर होने के रिवॉर्ड के तौर पर उसे 20 वाइवर्न बोन्स, 10 ड्रेक स्केल्स और 5 ड्रेक हार्ट्स मिले थे। ये मिशन रिवॉर्ड्स तो थे, लेकिन फिलहाल उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनका इस्तेमाल आखिर किस काम में होने वाला है। इसके बाद सिस्टम ने बताया कि सॉवरेन से बात करने के लिए अभी 3 कंडीशंस पूरी करनी बाकी हैं।
पहली कंडीशन थी कुल 50 घंटे का प्ले टाइम जमा करना, जबकि दूसरी कंडीशन सक्सेसफुल डिफेंस थी। हानुल को यह भी नहीं पता था कि उस कॉन्वर्सेशन का मकसद क्या है, और न ही यह समझ आ रहा था कि उसे 3 अलग अलग कंडीशंस के पीछे क्यों लॉक किया गया है। फिर भी वह खुश था, क्योंकि उनमें से 2 कंडीशंस वह पहले ही पूरी कर चुका था, यानी जल्द ही उसे यह फीचर अनलॉक करने का मौका मिलने वाला था। इसके बाद सिस्टम ने उसकी फाइनल रिवॉर्ड दिखानी शुरू की, जो उसे इस वेव को क्लियर करने के बदले मिलने वाली थी। अचानक स्क्रीन से तेज रोशनी निकलने लगी, पूरा कमरा उस चमक से भर गया और हानुल हैरानी से उस दृश्य को देखता रह गया। उसी दौरान हानुल के फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। यूनसुआ उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुकी थी। दूसरी तरफ पोंगबैक गिल्ड में सू ह्युक अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक ई रैंक हंटर ने अकेले ओगर को मार गिराया। उसके लिए ये बात हजम करना आसान नहीं था। हालांकि यूनसू ए बताती है कि हानुल के रीअवेकनिंग की अफवाहें फैल चुकी हैं, मगर सू ह्युक इसे महज अफवाह मानकर नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद हानुल एसोसिएशन पहुंचता है। कई दिनों तक संपर्क में न रहने के लिए वह माफी मांगता है, मगर सू ह्युक अब भी उससे खास प्रभावित नहीं दिखता। माहौल बिगड़ने से पहले यूनसुए बीच में आकर बात संभाल लेती है। फिर वह ओगर क्वेस्ट के रिवॉर्ड और पेमेंट सेटलमेंट के बारे में बताती है, लेकिन हानुल सबसे पहले अपना हंट रिपोर्ट जमा करना चाहता था, इसलिए तीनों सीधे एसोसिएशन डेस्क की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां रिसेप्शनिस्ट को यूनसुए अपनी गवाही देती है कि ओगर को हानुल ने ही खत्म किया था, मगर बी रैंक मॉन्स्टर का मामला होने की वजह से सिर्फ गवाही काफी नहीं थी। एसोसिएशन को औपचारिक वेरिफिकेशन की जरूरत थी, इसलिए फैसला लिया जाता है कि हानुल का माना मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा। ये सुनकर यूनसुए थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे मालूम था कि हानुल रीअवेकेंड हंटर हो सकता है, लेकिन उसकी असली ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। वह दूसरा वेरिफिकेशन मेथड इस्तेमाल करने की सलाह देती है, मगर हानुल बिना झिझक टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद मेजरमेंट डिवाइस दूसरे हंटर्स के रिजल्ट्स दिखाती है और फिर हानुल की बारी आती है। यूनसुआ की नजरें उसी पर टिकी थीं, जबकि सू ह्युक भी जानना चाहता था कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या खास है। हानुल आगे बढ़कर चुपचाप अपना हाथ मेजरमेंट स्टोन पर रख देता है और अगले ही पल पूरा कमरा सन्न रह जाता है। कई साल बाद हानुल फिर से माना मेजरमेंट डिवाइस के सामने खड़ा था। आखिरी बार उसका माना तब मापा गया था जब वह पहली बार हंटर बना था। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, सबकी नजरें रिजल्ट पर टिक जाती हैं। कुछ सेकंड बाद डिवाइस अपना वर्डिक्ट सुनाती है, एस रैंक। रिजल्ट देखते ही पूरा कमरा सन्न रह जाता है। यूनसुआ और सू ह्युक दोनों हैरान थे। खुद हानुल को भी कुछ समय पहले तक इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। असल में ओगर क्वेस्ट पूरा करने के बाद उसे एक नया स्किल मिला था, लॉर्ड्स आफ्टर इमेज। ये स्किल पिछली वेव के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर के स्टैट्स कुछ समय के लिए यूजर को दे देती थी। हानुल ने वेव 700 के बॉस काउंट गुलार के स्टैट्स इस्तेमाल किए हुए थे, जिसकी वजह से उसकी ताकत फिलहाल एक एस रैंक हंटर के बराबर पहुंच चुकी थी। यही वजह थी कि मेजरमेंट डिवाइस ने उसे एस रैंक दिखाया। वेरिफिकेशन पूरा होते ही एसोसिएशन आधिकारिक तौर पर मान लेती है कि ओगर को हानुल ने ही मारा था। काम खत्म होने के बाद हानुल यूनसुए और सू ह्युक का शुक्रिया अदा करता है और जाने लगता है। तभी सू ह्युक उसे रोककर कॉफी पर बातचीत का प्रस्ताव देता है। वाइस गिल्ड लीडर की तरफ से आया ये निमंत्रण काफी बड़ी बात थी, मगर हानुल बिना ज्यादा सोचे उसे ठुकरा देता है। उसका जवाब सुनकर सू ह्युक का चेहरा देखने लायक था, जबकि यूनसुए भी उसकी इस बेपरवाही पर हैरान रह जाती है। घर लौटते ही हानुल देखता है कि उसका नाम हर जगह चर्चा में है। हंटर एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर उसकी रैंक बी रैंक घोषित कर दी थी। एसोसिएशन के नियमों के मुताबिक कोई हंटर एक ही बार में कई रैंक्स पार नहीं कर सकता, इसलिए एस रैंक रिजल्ट के बावजूद उसे फिलहाल बी रैंक ही माना गया। उधर इंटरनेट पर भी उसकी चर्चा तेज हो चुकी थी। लोग उस रहस्यमयी हंटर के बारे में बातें कर रहे थे जिसने पोंगबैक गिल्ड का निमंत्रण तक ठुकरा दिया। हानुल चुपचाप ये सब देखता रहता है। फिर अचानक उसे एक ख्याल आता है। अब उसके पास व्यूअर्स के लिए पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प कंटेंट मौजूद था। वैसे तो हानुल के पास अब हंटर से जुड़ा नया कंटेंट था, लेकिन व्यूअर्स को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखती, इसलिए वह उनसे पूछता है कि अगला कौन सा डंजन रेड करना चाहिए। ये सुनकर चैट में हलचल मच जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि वह रेड स्ट्रीम करने वाला है, मगर हानुल साफ कर देता है कि हंटर्स पर कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स लागू होते हैं। वह डंजन की रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता। हाँ, क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट दिखाकर पूरी कहानी जरूर सुनाएगा। इसके बाद व्यूअर्स अपनी अपनी रिकमेंडेशंस देने लगते हैं। कोई मैड ड्रैगन्स नेस्ट का नाम लेता है, कोई जायंट्स किचन के लिए डोनेशन भेज देता है, तो कोई स्पाइडर्स फॉरेस्ट की मांग करने लगता है। मगर तभी एक डोनेशन बाकी सबसे अलग नजर आती है, पूरे 10 मिलियन वन। इतनी बड़ी रकम देखकर चैट भी हैरान रह जाती है। डोनेशन भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि सॉवरेन का वही रहस्यमयी असिस्टेंट था। हानुल उससे पूछता है कि आखिर वह किस डंजन की रिकमेंडेशन देना चाहता है। जवाब आता है,
गार्डन ऑफ मेडिटेशन का डीपेस्ट पार्ट। ये नाम सुनते ही माहौल बदल जाता है। गार्डन ऑफ मेडिटेशन को 3 हिस्सों में बांटा गया था, एंट्रेंस एरिया, लेक रीजन और सबसे आखिर में डीपेस्ट पार्ट। एंट्रेंस तक पहुंचना मुश्किल नहीं माना जाता, लेकिन लेक रीजन से आगे बढ़ना ही ज्यादातर हंटर्स के लिए नामुमकिन साबित हुआ था। डीपेस्ट पार्ट में आखिर क्या मौजूद है ये किसी को मालूम नहीं था। यहां तक कि मशहूर हंटर्स भी उस जगह की पूरी तह तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए चैट में मौजूद ज्यादातर व्यूअर्स इस मिशन को सीधा सुइसाइड मिशन बताने लगते हैं। हानुल भी जानता था कि ये कोई आसान काम नहीं है। उसकी अपनी एनालिसिस के मुताबिक भी डंजन को पूरी तरह क्लियर करना लगभग नामुमकिन था। मगर व्यूअर 1 एक और बात बताता है, हानुल को डंजन क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बस डीपेस्ट पार्ट तक पहुंच जाना ही काफी होगा। ये सुनकर मिशन थोड़ा आसान जरूर लगता है और ऊपर से व्यूअर 1 वादा करता है कि अगर हानुल पूरा डंजन क्लियर कर देता है तो उसे अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा। बाकी व्यूअर्स अब भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानुल फैसला कर चुका था। पूरा डंजन क्लियर करना जरूरी नहीं था, उसे सिर्फ डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचना था। हानुल को यह मिशन बिल्कुल आसान नहीं लग रहा था, लेकिन आखिरकार वह चुनौती स्वीकार कर लेता है। अगले दिन वह हंटर एसोसिएशन पहुंचकर गार्डन ऑफ मेडिटेशन के लिए सोलो एक्सपीडिशन की रिक्वेस्ट दर्ज करवाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे दोबारा चेतावनी देती है कि डीपेस्ट पार्ट तक जाना बेहद खतरनाक है और वहां इमरजेंसी सपोर्ट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मगर हानुल अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। शुरुआत में उसे 1 हफ्ते बाद की डेट दी जाती है, लेकिन हानुल जल्दी एंट्री चाहता था। कुछ बातचीत के बाद उसे अगले ही दिन का स्लॉट मिल जाता है और अपॉइंटमेंट तय हो जाती है। एसोसिएशन से बाहर निकलते ही 2 लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे थे म्युंग हून और सो वॉन, जो क्रमशः ईजिस गिल्ड और सनाई गिल्ड के HR टीम लीडर्स थे। दोनों गिल्ड्स कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड्स में गिनी जाती थीं और अब दोनों की नजर हानुल पर थी। उन्हें हाल ही में हुए माना इवैल्यूएशन और हानुल की बढ़ती पहचान के बारे में पता चल चुका था। इसी वजह से वे उसे अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए आकर्षक प्रस्ताव देने आते हैं। लेकिन हानुल को इस समय किसी गिल्ड में दिलचस्पी नहीं थी। उसकी पूरी तवज्जो गार्डन ऑफ मेडिटेशन पर टिकी हुई थी, इसलिए वह दोनों के प्रस्ताव ठुकराकर सीधे अपने अगले काम में लग जाता है। कुछ देर बाद वह सुह्युक से संपर्क करता है। गार्डन ऑफ मेडिटेशन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उससे बेहतर इंसान शायद कोई नहीं था। आखिर वह उन चुनिंदा हंटर्स में से था जो डंजन के सबसे अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच पाए थे। हानुल उसे बताता है कि उसका लक्ष्य डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचना है। यह सुनकर सुह्युक भी चौंक जाता है, क्योंकि वह खुद उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाया था। बदले में जानकारी देने की वजह पूछने पर हानुल एक दिलचस्प प्रस्ताव रखता है। वह दावा करता है कि उसके पास डंजन क्लियर करने का एक खास तरीका है। इतना ही नहीं, अगर मिशन सफल रहा तो वह सार्वजनिक तौर पर पोंगबैक गिल्ड की मदद का जिक्र भी करेगा। ये सौदा सुह्युक को काफी मुनासिब लगता है। हालांकि उसे अब भी यकीन नहीं था कि हानुल सचमुच उस डंजन को पार कर पाएगा। बातचीत के दौरान वह एक बार फिर हानुल को पोंगबैक गिल्ड में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, मगर हानुल पहले की तरह इस बार भी बिना झिझक मना कर देता है।